नमस्कार दोस्तों, बिजनेस बिल्डिंग कम्युनिटी एंड नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जाना था स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, डिपॉजिटरी सर्विसेज के बारे में, कम्युनिटी एक्सचेंजेस के बारे में। आज हम हमारे इस सेकंड सेशन में बात करेंगे इन सारे मार्केट और सर्विसेज को कौन रेगुलेट करता है, साथ ही साथ फाइनेंस मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल मार्केट में जो पॉलिसीज़ आती हैं उनका हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या असर होता है और इन पॉलिसीज़ का इन स्टॉक मार्केट पे या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे क्या असर होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अगले सेशन में बात करते हैं। दोस्तों, इन सारे मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट की बनाई हुई एक रेगुलेशन बॉडी है उसको हम सेबी के रूप में जानते हैं। सेबी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एफएमसी से रिलेटेड, फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, एमसीएक्स कमोडिटी से रिलेटेड, बुलेटिन मनी मार्केट से रिलेटेड इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है, उनको करने की जो मैकेनिज्म है उस पर काम करती है। कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए उसके लिए काम करती है, स्कैम्स ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ब्रोकर्स का, ऑथोराइज पर्सनस का, एचएनआईज का, एफआई का, डीआई के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका ये सारा रेगुलेट करती है। सेबी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और ये बहुत ही कड़क, आज के दिनों में बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है, तभी हमारा मार्केट आज के दुनिया में बहुत ही बड़ा स्केल पे डेवलप हो चुका है। तो सेबी हमारा 1988 में इसका एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 92 से ऑलमोस्ट ये स्टैट्यूटरी पावर इसको मिल गया था सेबी को इन सारे मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हम ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये 32 ईयर ओल्ड हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, जो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे रेगुलेट करती है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, आईपीओ के बाद में सेकेंडरी मार्केट में आती है, कमोडिटी में या म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, डेट में, इन सब इंस्ट्रूमेंट को सेबी से ही अप्रूव कराना पड़ता है। सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। जो भी इंस्ट्रूमेंट को हम काम करते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, एएमसीज हैं, बॉन्ड ट्रेडर्स हैं, या जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, उन सब को सेबी से ही अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। सेबी की ही गाइडलाइंस इन सब को माननी पड़ती है। अभी हम बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की वैसे तो ऑटोनोमस संस्था है, लेकिन ये हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। जितने भी बैंक्स हैं, वित्तीय संस्थान हैं, एनबीएफसी हैं, या जितनी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं, वो सारी की सारी आरबीआई की पॉलिसीज़ के ऊपर ही काम करती है। आरबीआई ही उनके लिए पॉलिसी डिसाइड करती है। तो आरबीआई हमारे जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही महत्व रखती है। आरबीआई मुख्य रूप से 3 पॉलिसीज़ में काम करती है। पहली पॉलिसी है सीआरआर रेट। सीआरआर रेट का मतलब होता है केस रिजर्व रेशो। केस रिजर्व रेशो हिंदुस्तान के जितने भी वित्तीय संस्थान हैं या बैंकें हैं उनको एक डिपॉजिट के रूप में आरबीआई में रखना पड़ता है। अगर सीआरआर रेट बढ़ती है तो बैंकों को ज़्यादा डिपॉजिट रखना पड़ता है, और सीआरआर रेट अगर घटती है तो बैंकों को कम डिपॉजिट रखना पड़ता है। अगर बैंकें ज़्यादा डिपॉजिट आरबीआई के साथ में रखती है तो आरबीआई वहाँ पे उनकी केस लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रही होती है। अगर बैंकों के पास में केस रिजर्व कम होता है तो वो लोन देने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट उनको होती है, थोड़ा कम वो लोन डिस्बर्स कर पाते हैं। दूसरी पॉलिसी होती है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है जब हमारी जो देशीय बैंकें या वित्तीय संस्थान आरबीआई से कुछ पैसा या मनी बोरो करती है तो उस मनी के अगेंस्ट में आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। अगर आरबीआई रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करती है तो हमारे डोमेस्टिक लोन भी महंगे हो जाते हैं। रेपो रेट का इंटरेस्ट अगर आरबीआई कम रखती है तो हमारे आम जीवन में जितने भी हमारे डोमेस्टिक लोन्स होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट में भी भारी कमी आती है, और बैंकों को ज़्यादा छूट मिलती है कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देने के लिए। तो यह बैंकों के लिए नहीं, हमारे निजी जीवन के लिए भी रेपो रेट बहुत अहम महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो ये आरबीआई की दूसरी पॉलिसी थी। आरबीआई की तीसरी पॉलिसी होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई अपने बैंक्स और वित्तीय संस्थानों से अगर कुछ फंड्स बोरो करती है तो उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट पे करती है। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है तो अगेन हमें फ़ायदा होता है कि बैंकों को ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है, ज़्यादा लेस वो इंटरेस्ट हमारे लोन्स पे रख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आरबीआई रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट कम ही देती है, जिससे बैंकों की लिक्विडिटी पे वो कंट्रोल कर पाती है। तो ये देखा आपने दोस्तों, 3 आरबीआई की बहुत मुख्य पॉलिसी होती है, सीआरआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट आता है एसएलआर।
SLR का मतलब ये होता है कि सारे बैंकों को एक सर्टेन अमाउंट अपने लिक्विडिटी फॉर्म में अपने पास में रखनी पड़ती है। किसी भी डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए उनको लिक्विड रूप में अपने पास में पैसा रखना पड़ता है। उसको वो चाहे फिजिकल गोल्ड्स में रखें या ऐसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें रखें, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो लिक्विड मानी जाती है, उनमें उनको रखना पड़ता है किसी भी डिमांड या सप्लाई को पूरा करने के लिए। तो ये SLR रेट इसे कहते हैं। RBI के बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन दोस्तों महंगाई, ये हमारे जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी तरीके से फ़र्क पड़ती है, लेकिन इसको मापने का भी एक मीटर है। देश में हम सुनते आते हैं, अगर न्यूज़ चैनल अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में हर वीक या एवरी मंथ के बारे में इंडेक्स के बारे में बता रहते हैं, होलसेल मार्केट इंडेक्स के बारे में बताते रहते हैं। तो जितनी महंगाई इन्फ्लेशन इंडेक्स कम आएगा उतना ही हमारी जो डेली ज़रूरतें हैं उस पर फ़र्क पड़ता है, हमारी सेविंग्स पे फ़र्क पड़ता है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी जो सेविंग्स है वो कम हो जाएगी। तो हमारा ऐसा मानना है जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करें या कुछ सेव करें तो आपको अपने इन्फ्लेशन इंडेक्स पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आपकी जीवन की डेली जो रूटीन है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। इसको आपको हमेशा अपडेट को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। इन्फ्लेशन के बाद हम बात करते हैं GDP की। देखिए, वैसे तो GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। हमारे जीवन में ये इस तरह से अफेक्ट करती है, अगर हमारे देश की GDP अगर बढ़ रही है इसका मतलब होता है हम सार्वजनिक रूप से हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। अगर हमारा देश अगर अपनी नीतियों से, अपनी आर्थिक नीतियों से अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम सब भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे इंडाइसेस हैं NSE BSE हैं, वैसे ही हर एक देश का अपना अपना इंडाइसेस है, हर एक देश के स्टॉक मार्केट है, और ये सारे देश के स्टॉक मार्केट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये बाज़ार पूरा 24/7 काम करता है। इनके डिपेंड रहने का एक बहुत बड़ा मुख्य रीज़न है कि हर एक देश की कंपनी हर एक देश में जाकर के काम करती है, उनके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। हमारी बहुत सी कंपनियां नैस्डैक में लिस्टेड हैं, डाउ जोन्स में लिस्टेड हैं, सिंगापुर एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। वैसे ही अमेरिकन कंपनियां, सिंगापुर की कंपनियां हमारे इंडेक्सेस में लिस्टेड हैं। तो जैसे ही उन देशों में कोई भी पॉलिटिकल इफ़ेक्ट होता है या कोई इकोनॉमिक इफ़ेक्ट होता है या ऐसा कुछ भी वहाँ पे चेंजेस आते हैं तो उस मार्केट में अगर फ़र्क पड़ेगा तो हमारे मार्केट पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे देश में अगर ऐसा कुछ भी फ़र्क पड़ता है तो उन देशों पे भी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे सबसे नज़दीकी मार्केट जो है वो है चाइना का, जिसको संघाई मार्केट बोलते हैं। उसके बाद में हमारा जापान है, जिसके मार्केट को निकाई बोलते हैं। सिंगापुर, जिसको SGX हम बोलते हैं। कोरिया के मार्केट को हम कॉस्पी बोलते हैं। ताइवान के मार्केट को हम TWSE बोलते हैं। फ्रांस के मार्केट को हम केक बोलते हैं। जर्मनी के मार्केट को हम डैक बोलते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज को हम LSE, और लंदन में हमारा एक मेटल एक्सचेंज होता है जिसको LME हम बोलते हैं। अमेरिका के जो 2 मार्केट मुख्य रूप से काम करते हैं वो है डाउ जोन्स और नैस्डैक, और इटाली का मार्केट जो है उसको हम FTSE बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI की, RBI की, इन्फ्लेशन इंडेक्स की, GDP की, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट का हमारे जो मार्केट है उन पे कैसे असर डालते हैं। GDP इन्फ्लेशन हमारे दिनों दिन की जो एक्टिविटीज़ है उन पे कैसे असर डालती है। तो ये हमने छोटे से रूप में, एक ब्रीफ रूप में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके आप जब भी स्टॉक मार्केट में आएँ तो पूरी नॉलेज और पूरे समझ के साथ में इस मार्केट में आएँ, यही हमारी कोशिश है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जैसे न्यू वीडियो आता है आपको इमीडिएटली अपडेट मिल जाए। इसको लाइक करें और जितने भी लोग आपके हैं उनके साथ शेयर करें। ये नॉलेज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।